आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। महाराष्ट्र के 3 शहर नांदेड़, संभाजीनगर और औरंगाबाद, जिसको औरंगाबाद कहते हैं संभाजीनगर को, और नागपुर, इन तीनों शहरों से सरकारी अस्पतालों में 70 से अधिक मरीजों की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, कोहराम समझ गया। इस खबर को आगे बढ़ाने और इसकी तह तक जाने से पहले मैं महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों की एक वानगी आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आज अर्सत में सरकारी अस्पतालों की असलियत लेकर के हम आए। वो जगह जहां बहुत परेशान, लाचार, कमज़ोर और मजबूर लोग जाते हैं और क्या हासिल होता है आज आप देखेंगे। जिन 70 से ज़्यादा मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई, उस तरह की मौतें देश के अंदर तमाम अस्पतालों में लगातार होती रहती हैं। एक छोटी सी वानगी तस्वीरों के जरिए पहले सरकारी अस्पतालों की देखिए। ये टीवी न्यूज़ के कैमरों के चलते बेहतर स्थिति में किए गए अस्पतालों की तस्वीरें। असलियत क्या है वह भी आपको दिखाएंगे। ये अस्पताल है, इनका यही सच है। अब थोड़ी देर के लिए उन 74 मौतों की वजह जान लेते हैं जो महाराष्ट्र के 3 शहरों के सरकारी अस्पतालों में हुई। नांदेड़ में 48 घंटे के भीतर 31, संभाजीनगर में 24 घंटे के भीतर 18 और नागपुर के 2 सरकारी अस्पतालों से 24 घंटे के भीतर 25 मरीजों के मरने की खबर आई। नांदेड़ महाराष्ट्र का 10वां बड़ा शहर है और वहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल नांदेड़ में जो है डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी कि मेडिकल कॉलेज का अस्पताल। यूपी और बिहार के लोगों को मैं समझाऊं तो आप यूं मानिए कि पीएमसीएच और केजीएमसीएच की तरह के अस्पताल। लेकिन वहां 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच, यानी कि 48 घंटे के भीतर 31 लोगों की मौत हुई। वो लोग जो वहां दाखिल थे, जिनका इलाज चल रहा था। कारण क्या है? दवाएं नहीं थी। लेकिन जब इतनी मौतें हुई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भागे भागे वहां पहुंचे, पूछ पड़ताल की, जांचे, परखे, और फिर उन्होंने क्या कहा? दवाओं की कमी के चलते मौत नहीं हुई, तो फिर कैसे हो गई? मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच हम करवाएंगे और रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। जो सरकारी बयान होते हैं ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही थे भी। सीएम एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि नांदेड़ के अस्पताल में तो 127 तरह की दवाएं पड़ी हुई हैं। हम पहले ही 12 करोड़ की दवा खरीदने की अनुमति दे चुके हैं। डॉक्टर स्टाफ भी पर्याप्त हैं, कोई कमी नहीं है। आप मुख्यमंत्री को सुनिए, उसके बाद समूचे देश में ले चलूंगा सरकारी अस्पतालों की असलियत दिखाने के लिए। नांदेड़ हॉस्पिटल की जो दुर्घटना है सरकार ने गंभीरता से ली हुई है और सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था, उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था। डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी और सरकार ने इसे गंभीरता से लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे जो मंत्री है और सेक्रेटरी है वहाँ पर उनको तत्काल वहाँ पर भेजा है और इसके बाद इसकी पूरी जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी।
ये मुख्यमंत्री हैं। हम मान लेते हैं कि वहां दवाएं थीं, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं थी। फिर संभाजी नगर में और नागपुर जैसे बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में मरीज क्यों मरे? और नांदेड़ मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जो आपने सुना, वहां की असलियत क्या है, यह भी आपका जानना जरूरी है। इसलिए सुनिए नांदेड़ में 31 लोगों के या मरीजों के मरने के बाद वहां के लोग क्या कहते हैं अस्पतालों के बारे में। मुख्यमंत्री के दावे के ठीक उलट स्थितियां अब भी हैं या नहीं है? बोल रहा था वो बच्चों का जरा ये हो रहा है, वो बोल रहे साहब बाहर गया है, उधर गए उधर है। डॉक्टर मौजूद थे फील्ड के ऊपर जब जब आपके पेशेंट को लाया गया तब डॉक्टर थे वार्ड के अंदर, या फिर जब उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो उनके क्या बारे में क्या, हम नर्स के पास गए तो बच्चों को ये हो रहा था ना, परेशानी हो रही थी बोल के, आग हो रहा था बोल के, हम नर्स के पास गए तो नर्स बोल रही है नहीं था, मौजूद था, बाहर है, बोले आने की बात कर देंगे, ऐसा वैसा बोल रहे थे। हमारे बच्चे 35 वार्ड में, तो मानसिक टेंशन है इसके ऊपर। पहले 1-1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद पहले भी एडमिट कर दिया था, अभी भी 15-16 दिन हो गए। वो मेडिकल भी सब गोलियां बाहर से लाओ बोल रहे डॉक्टर लोग है, चिटिया सब है ना हमारे पास। हमारा भाई का बच्चा था, कात में लाए थे दवाखाने में। वो क्या हुआ, अच्छा था बच्चा का, कमजोर नहीं था, 1.5 किलो था, अच्छा था बच्चा। क्या सुबह में डॉक्टर बोला संडास किया, बच्चा लगी किया, और उसको ये करो, बच्चा बाहर लाए, उसको बच्चे को धोए, सब किए, हगिस लाए, बच्चों को अंदर लेकर डाले। सुबह में क्या किया उन्होंने क्या बोला, बच्चों को बड़े मिश्र में डालना पड़ता, बच्चा थोड़ा कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं था, बच्चा कमजोर ऐसा तो लगी करना था, नहीं संडास नहीं करता, मुझे चिढ़ता भी नहीं, मुझे सुस्त ऐसे पड़ता था, बच्चा कमजोर नहीं था, बच्चा आता था। ये इसी वास्ते के बच्चा उसमें मिश्र में कुछ खराब हो, डॉक्टर के कारण कुछ भी हो, इसी वास्ते वो बच्चा गया। जिसने अपना बच्चा खोया, जिसने अपने घर के लोग खोए, उनसे पूछो उन पर क्या गुजरी है और हालात कैसे हैं। सरकारी अस्पतालों का जो लतर इंतजाम है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को स्वीकार्य है जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, पैसे नहीं हैं, इलाज के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वक्त के और हालात के मारे हुए लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। और ये जो मौतें हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि वहाँ सब कुछ ठीक था, हमने जांच के लिए कमेटी बिठा दी है, रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन इंतज़ाम पर कोई सवाल नहीं है। कहीं भी सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे, इंतज़ाम पर सवाल उठाएंगे तो पलट के जवाब ऐसा ही मिलता है। क्या आप कहेंगे, रेफर होकर के ही ख़राब हालत में मरीज आया हुआ था, एक का लीवर फेल हो गया था, एक की किडनी फेल हो गई थी, एक का हार्ट अटैक हो गया था, वो बहुत बुरे हाल में आया ही था। यहाँ सब ठीक था, हम लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। संभाजी नगर और औरंगाबाद में जो मौतें हुई हैं, वहाँ के सीएमओज यही कह रहे हैं। और कहीं भी आप जाएंगे तो हालात आपको ऐसे ही मिलेंगे, जवाब आपको ऐसे ही मिलेगा। इंतज़ाम को लेकर के कोई बात नहीं करता है, सब चंगा है, सब चकाचक है, यही बताया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि देश में सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है और वहाँ कितना गरीब, लाचार, मजबूर इंसान जाता है। इसलिए अरसत में आज हमने देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी अस्पतालों की हालत की असलियत दिखाने का फैसला किया। आज की तारीख में अभी हो सकता है कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारी खबरें ऐसी हों जिनको आप देखना पसंद करते हों, लेकिन इससे बड़ी कोई खबर या इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता है कि 74 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है 3 दिनों के भीतर सरकारी अस्पतालों में बदइंतज़ामी के चलते, और फिर बाकी सरकारी अस्पतालों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठे। सवाल उठना चाहिए, आम आदमी के हक़ के लिए लड़ा जाना चाहिए और उसकी बेहतरी की गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए इस व्यवस्था के भीतर। इसलिए खबर बड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि सरकारी अस्पताल किस हाल में हैं, तमाम दावों की ज़मीनी सच्चाई क्या है, इस तरह की स्थितियों का कारण क्या है, यानी कि सरकारी अस्पतालों में सुधार क्यों नहीं होता, वही अस्त पस्त लंजर पंजर व्यवस्था क्यों चलती है, आदमी वैसे ही बोतल लेकर क्यों लुढ़कता पुढ़कता रहता है, क्यों वैन नहीं मिलती है, क्यों दवाओं के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, क्यों नीचे ज़मीन पर बैठ के इंतज़ार करता है, क्यों मरीज को खाना नीचे मिलता है। इस देश का नागरिक है, उसका हक है, और उस हक के लिए
वो हाथ फैलाए रहता है। कारण स्वास्थ्य को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों का रवैया और नीतियां ये उदासीन और कमजोर रही है, लचर रही है। आम आदमी सरकारी अस्पतालों में कितना लाचार और दर्द से भरा है, दुत्कार खाता है, या आप हम सब जानते हैं। तस्वीरें देखिए, अलग अलग राज्यों में मैं आपको लेकर चलता हूं। सरकारी अस्पतालों की सैर कीजिए आप। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर आज कोशिश करेंगे कि मरीज जान क्यों गंवाता है, हालात सरकारी अस्पतालों के कैसे होते हैं, वो हम दिखाएं। यूपी का एक जिला है जालौन। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं और वो यहां इलाज का बंदोबस्त ठीक ठाक रहे, इसके सख्त निर्देश दे चुके हैं। इस अस्पताल के बारे में कह रहा हूं। वे असलियत जानने के लिए कभी कभार औचक निरीक्षण पर निकलते हैं और मुआयना करते हुए देखे भी जाते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम जब जालौन के सरकारी अस्पताल पहुंची तो सबसे पहले गंदगी के अंबार ने हमारा स्वागत किया। हमारे रिपोर्टर आशीष शिवहरे जब उस काउंटर पर पहुंचे जहां दवा मिलती है तो मरीजों के तीमारदारों ने कहा कि डॉक्टर साहब हमें दवा लिखते हैं कि ये है और बाहर से लेकर के आइए। सुनिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अलर्ट नजर आते हैं और उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्थाएं अस्पतालों में ना होने पाए। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं का रियलिटी चेक करने के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम जालौन पहुंची है। जालौन के जिला अस्पताल का आज निरीक्षण करेंगे और देखेंगे किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और मरीजों को कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। आइए हम देखते हैं किस तरीके की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वर्तमान में हम खड़े हैं जालौन के उरई महिला जिला चिकित्सालय है, जहाँ पर ये मरीजों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। ये दवा काउंटर बना हुआ है जहाँ पर जो अच्छी खासी भीड़ जो है वो दवा लेने के लिए खड़ी हुई है। हम बात कर लेते हैं किस तरीके की जो दवाएं लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया दवाई लेने के लिए आए हैं आप, क्या कितनी दवाएं जो है लिखी गई हैं आपको? कोई बाहर की दवा भी लिखी गई है? नहीं, सारी दवाएं मिल रही हैं। चलिए और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम आपको दवा मिली, दवा ले रही थी आप, सारी दवाएं मिल गई हैं? हाँ, मिल गई हैं। अच्छा, कोई बाहर की दवा लिखी है? हाँ, बाहर की है, लेने में बाहर की दवा लिखी है। हाँ। अच्छा, कितनी दवाएं जो है बाहर की लिखी हैं आपको? एक ही है सारी। एक दवा लिखी है। अच्छा, आप दवा दिखाएंगे जो आपको दवा मिली है वो? जी है सर। तो ये देखिए इस तरीके से एक दवा जो है वो इनको मिली है। इसका हम एक्सपायरी चेक करेंगे किस तरीके का एक्सपायरी है। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो लिखा हुआ है 3 मार्च 2023 और एक्सपायर जो 2024 में है। इसका मतलब ये है कि दवाएं जो यहाँ पर दी जा रही हैं वो अभी अपडेटेड हैं। इसके अलावा हम अंदर भी जाने और प्रयास करेंगे किस तरीके के डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। इससे पहले हम अंदर जाएं, इससे पहले मैं आपकी सफाई व्यवस्था की जानकारी दिखाना चाहूँगा आपको किस तरीके से ये जो गंदगी जो है वो यहाँ फैली हुई है। सफाई जो हर जगह थुका हुआ है, ये साफ तौर पर मना किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने निरीक्षण के दौरान ये साफ तौर पर कहते हैं कि अस्पतालों की जो स्वच्छता है वो साफ तौर पर होनी चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार की व्यवस्था जो वहाँ देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उरई के जिला महिला चिकित्सालय में आपको दिखाएंगे किस तरीके की गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पर डला हुआ है। सफाई जो नहीं है, जगह जगह थुका हुआ है। ये साफ तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल जो है खुलता नजर आ रहा है। हालांकि डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन डस्टबिन की जगह पे अलग जगह ये गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। निश्चित तौर पर ये जिला अस्पताल का मेन एंट्री गेट है जहां पर देखेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये गंदगी साफ तौर पर ये स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा ये मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। इसका भी रियलिटी चेक करने के लिए आज इंडियन न्यूज टीम में पहुंचेंगे। मैडम ये 102 एम्बुलेंस सेंटर है, एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध है? वर्तमान में किस जगह मौजूद है एम्बुलेंस? अगर कोई है या पेशेंट लेने गई है, पेशेंट लेके यहीं आएंगे। पेशेंट लेने गई है। अगर इमरजेंसी होती कितने टाइम के अंदर आप लोग पहुंचते हैं वहाँ? 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर। तो जैसा कि इनका कहना है कि 15 मिनट के अंदर जो है वो एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। ये एमआर हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सरकारी जो कार्यालय है, डॉक्टर अस्पताल है, वहाँ पर जो देखे गए हैं। ये देखिए मीडिया के कैमरा देखते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये साफ जाहिर करता है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स जो बाहर की दवाएं जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये जो आपके सामने व्यक्ति जो जा रहा है ये एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ये प्राइवेट दवाओं को लेकर के यहाँ पर जब अस्पताल पहुंचे थे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ साठगांठ करके ये मरीजों के साथ ठगी करने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकारी अस्पताल के भीतर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है?
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि अलग अलग कंपनियों की दवाओं को बेचने के लिए जिस आदमी को लगाया जाता है कंपनी की तरफ से, उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी दवा लिखा कीजिए, आप मेरी दवा। अब जब सरकारी अस्पतालों के भीतर सरकार ही दवाएं दे रही है तो फिर आपके पास MR क्यों पहुंच रहा है? और अस्पतालों के भीतर जब न्यूज़ चैनल का कैमरा चलने लगता है तो सब कुछ तुरंत ठीक ठाक करने की कोशिश होती है। हर आदमी कुर्सी पकड़ के बैठ जाता है, वो कहता है सब ठीक है, देखिए ना अभी आप बोलिएगा तुरंत गाड़ी आ जाएगी, तुरंत दवा आ जाएगी, यहाँ देखिए लोगों की लाइन लगी हुई है, दवाएं दी जा रही हैं। असलियत आपको भी पता है, कैमरा के घुसते ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं। अब सरकारी अस्पताल का डॉक्टर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब करेगा? हमारी टीम जब उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ बढ़ी थी तो आपने देखा है कैसे वो भागने लगे थे। इसके बाद इंडिया न्यूज़ की टीम डॉक्टरों के चैम्बर की तरफ गई। हमने पाया कि कुछ डॉक्टर तो मरीजों का इलाज कर रहे थे लेकिन कुछ का अता पता ही नहीं था। आप तस्वीरें देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी इसे देख रहे होंगे। जालौन के सरकारी अस्पताल में लोग ये कहते हुए मिले कि जो बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनसे 200 रुपये लिए जाते हैं, मांगे जाते हैं। डिलीवरी भाई थी, डिलीवरी जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ, नाम चेंज कराना है, नाम गलत होगा, चेंज कराना है, 200 रुपये मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? ये जो बनाते हैं यहाँ पर। कोई फीस है या फिर ये सुविधा कुछ मांग रहे हैं? नहीं, बना दिया, फिर बोल रहे 50 रुपये दो, पहले बना दिया था, दोबारा आए कह रहे थे 200 रुपये दो। इलाज तो हो रहा है लेकिन ये खून कम है तो उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे, ना बता रहे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। खून कम है? हाँ। लैब में क्या वहाँ खून उपलब्ध नहीं है? वहीं जा रहे हैं पता करने। जी वो करवानी है, सफाई करवानी है सर। तो अभी क्या समस्या हो रही है? ब्लीडिंग चल रही है और जो है जांच नहीं कर रही है सर। कौन यहाँ पर जांच नहीं कर रहा है? ऊपर पैथोलॉजी। हाँ, बोल रहे हैं कि अभी टाइम निकल गया जांच का, अब जांच नहीं होगी। जांच नहीं होगी? नहीं। समय कितना हुआ है? समय 12 बज रहा है, मैं नहीं 11:30 9 बजे आ गई तो 9 बजे से भगा रही है। उत्तर प्रदेश का एक और जिला है झांसी। आपके सामने अब जो हम वीडियो लेने कर आने जा रहे हैं वो झांसी के ज़िला सदर अस्पताल का है। इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव जब सदर अस्पताल गए वहाँ के हालात जानने और कैमरे पर रिकॉर्ड करने के लिए, तो डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज करते हुए दिखे। जो तस्वीरें हमने जैसी जहाँ देखी हैं वैसा ही हम आपको दिखाना चाहते हैं। और चैनल का कैमरा जब जाता है तो आप ये मान कर चलिए कि स्थितियाँ बहुत हद तक ठीक की जाने लगती हैं और थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखने सा लगता है। इसलिए हमने जो देखा रिकॉर्ड किया है हम वही दिखा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड के बगल के वार्ड में बेड लगे हुए थे, उन पर भी मरीज लेटे हुए थे, उनका इलाज चल रहा था। यह भी हमारे कैमरे ने कैद किया। इसके बाद हमारी टीम सर्जिकल वार्ड में पहुंची। वहाँ मरीजों ने बताया कि इलाज उनका ठीक ठाक चल रहा है और उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें हमारे कैमरे को साफ सफाई का सवाल वहां दिखा। इसके बाद इंडिया न्यूज़ की टीम बच्चों के वार्ड में गई। अच्छी बात यह है कि तीमारदारों ने वहां भी कहा कि इलाज ठीक तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वहां हमें नज़र वार्ड में लगे कूलर पर गई हमारी नज़र, तो हमने देखा कि वहाँ गंदगी है, फफूंदी लगी हुई है। फिर हमारे रिपोर्टर ने देखा कि बच्चा वार्ड के ठीक सामने पानी के पीने की जो व्यवस्था है वहां गंदगी है और ये खतरनाक है। झांसी के जिला अस्पताल के हम बच्चा वार्ड में पहुंचे हैं, जहां पर हम तस्वीर यहां की भी दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर बच्चों के लिए खास इंतजाम किए हैं या क्या व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की यहां मिल रही हैं। यहां के लोगों से मतलब जो पेशेंट एडमिट हैं उनके माता पिता से भी बात करेंगे, तीमारदार से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। हालाँकि यहाँ पर साफ़ सफाई थोड़ा बहुत दिख रही है और यहाँ पर बाकी और व्यवस्था, पेशेंट एडमिट हैं, बच्चे एडमिट हैं। और बताइए नाम क्या है? निशा वर्मा। अच्छा, आपके बच्चा एडमिट है, इलाज ठीक हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है। आराम है? हाँ आराम है। दवा प्रॉपर डॉक्टर आना? हाँ बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है। प्रॉपर में? हाँ। चलिए, तो ये जो जिला अस्पताल में है जो बच्चा वार्ड है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर इलाज। हाँ, यहाँ एक और हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर जो गंदगी है, कूलर लगाया गया है
बच्चों के लिए कूलर लगाया गया है, लेकिन कूलर में कितनी घास में कितना फफूंदी जमी हुई है, ये तस्वीर आपके सामने है। तो ये जो है, ये जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं जिला अस्पताल थोड़ा पिछड़ा हुआ है। बच्चा वार्ड है, सेंसिटिव वार्ड है, और इसमें इस तरीके की फफूंदी वाला जो कूलर है, कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कूलर की एयर जो बच्चा वार्ड के अंदर जाती है और सभी बच्चों को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है साफ़ सफाई में कहीं ना कहीं यहाँ बच्चा वार्ड में ये जो गुंजाइश जो है साफ नज़र आई, देखने को मिली है। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड के ठीक सामने एक पेयजल जो लगाया गया है, खासतौर पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। और यहाँ व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर पीने की व्यवस्था है, नल है, वॉश बेसिन है, लेकिन आपको नीचे दिखाएंगे पाइप गायब है। और पाइप गायब होने के बाद स्थिति ये बनी है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे न केवल गंदगी, इसके बाद जो स्मेल जो यहाँ की आती है, ठीक सामने इसके बच्चा वार्ड है और वहाँ पर जो सेंसिटिव हैं, जो बच्चे हैं, एडमिट किए गए हैं। यहाँ पर आगे तक दिखाएंगे आपको, यहाँ जो गंदगी, यहाँ पर एक पाइप ना लगे होने के कारण ये गंदगी पूरा पीछे तक ये जाती है और यहाँ पर स्मेल, बदबू जो है यहाँ पर फैलती है और यहाँ पेशेंटों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। टंकी है, इसी से पानी जो है पीने का पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस टंकी पर कहीं पर भी सफाई की तारीख नहीं लिखी हुई है और यही पानी सभी को पिलाया जाता है। एक और हम तस्वीर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी है, पेयजल जहाँ पर शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई, वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है जिला प्रशासन की, जो जिला अस्पताल के जिला प्रशासन की है, वो सामने देखने को मिल रही है कि पीने के पानी की व्यवस्था में इस तरीके की गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। अस्पताल के मरीजों को पीने का पानी जहां से आप देते हैं, वह टंकी, वह जगह कहां है, ये आपने देखा है। पानी कितना गंदा होगा और वो कब से उसमें पड़ा होगा और क्या क्या उसमें गिर रहा होगा, कितना पॉल्यूटेड होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वहाँ आप इलाज के ज़रिए ठीक होंगे या और बीमार होंगे, आप समझ सकते हैं। जब बात उत्तर प्रदेश की है तो पड़ोस का राज्य बिहार, उसकी भी खोज खबर तो लेनी ही चाहिए, इसलिए मैं आपको बिहार लेकर चलना। बिहार को अगर आप समझें कि बिहार क्या, तो सरकारी अस्पताल चले जाइए, स्कूल चले जाइए, आपको समझ में आ जाए कि हम बिहार में आ गए हैं। एक ज़िला है सिवान। हम सैंपल के तौर पर कुछ ज़िलों को उठाए जा रहे हैं ताकि आपको बता पाएं कि अलग अलग राज्यों में सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है वो कैसी है। अगर महाराष्ट्र के 3 अलग अलग शहरों में 48 घंटे या 50 घंटे के भीतर 71 लोग 70 लोग मर जाते हैं, तो वो कहीं और भी ऐसा ही हो रहा होगा। बस वहाँ नज़र नहीं गई, वहाँ कोई पूछने वाला, खड़ा होने वाला नहीं था, वो खबर नहीं बन सकी, लेकिन मौतें चलती रहती हैं। तो सिवान ज़िला जो बिहार का है, वहाँ एम्बुलेंस वैन, बिहार में एम्बुलेंस और वैन को लेकर के बड़ा सवाल बार बार उठता रहता है। क्या स्थिति है और जो वैन खड़ी है उसका क्या होता है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही जर्जर है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि हमारे पीछे ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही ख़राब पड़े हुए हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। स्थिति ये बनी हुई है कि लगातार मरीज अगर फ़ोन करते भी हैं तो कोई एम्बुलेंस उन्हें नहीं मिलता है और नहीं उनके समय पे पहुंच पाता है। अंत में मरीजों को महंगे में एम्बुलेंस प्राइवेट लेना पड़ता है और उसको लेकर फिर पटना और गोरखपुर जैसे जगहों पर जाकर इलाज कराना पड़ता है। आपको बता दें कि अभी से 1 साल पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ था कि माननीय द्वारा यहाँ के एमएलसी और विधायकों के द्वारा लगभग 11 एम्बुलेंस खरीदे गए थे, जो अपनी कीमत से 2 गुने दाम में खरीदे गए थे। और उसके बाद से एम्बुलेंस को, वो एम्बुलेंस कहाँ गए, किस जगह रखे हुए हैं, इसका अभी तक नहीं पता चला है। जो जानकारी है उस हिसाब से ये बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज में एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज में एम्बुलेंस को रख दिया गया है जो माननीय द्वारा खरीदे गए थे और उसी में से कुछ एम्बुलेंस प्राइवेट में भी चलाया जा रहा है। यानी सरकार के मोटे फंड लगे, सरकार के फंड को लगाया गया, लेकिन वो पैसे अब सरकार के जो पैसे हैं वो जनता के शोषण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और वही एम्बुलेंस अब पटना और गोरखपुर जैसे जगहों पे जाते हैं और मोटी रकम वसूल करते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि लोगों को आसानी से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना और दूर दराज तक लेके जाना, गांव क्षेत्रों से भी लेकर शहर तक आना, ये सारी व्यवस्था
फ्लॉप होती नज़र आ रही है। कुछ महीने पहले अरसत में मैंने बिहार के सरकारी अस्पतालों का जो हाल आपके सामने रखा था, उसी का यह टुकड़ा था। और स्थिति आज भी वहाँ जस की तस है। एम्बुलेंस का यह सवाल वहाँ भी खड़ा हुआ है और एम्बुलेंस आज भी उसी हाल में है। ये स्थितियाँ हैं। बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा किसके पास है? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास। उनको भी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की तरह औचक निरीक्षण का बड़ा शौक है। तो एक रात वो चले गए पीएमसीएच। पीएमसीएच का मतलब यह है कि बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लवारिस शव गलियारे में पड़े हुए थे। मरीज फर्श पर सो रहे थे। कुछ ने सेलाइन ड्रॉप की बोतलें रस्सियों से ओवरहेड लाइट जो होती है उससे बांध रखी थी। अस्पतालों में मरीजों को देने के लिए केवल पैरासिटामोल और पेन किलर मेडिसिन थी। गंभीर बीमारी का शिकार जो लोग थे, जिनको आईसीयू के अंदर होना चाहिए था, स्ट्रेचर पर बाहर लेटे पड़े थे बिना किसी देखभाल के, और उनके तीमारदारों की सुनने वाला कोई नहीं था। और तो और डॉक्टर नहीं थे, जो फार्मेसी प्रभारी थे वो नहीं थे, नदारद थे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, जो लोग वहां मौजूद थे, उनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल करके लौट आए। सुन लीजिए उन्होंने उसमें क्या कहा था। और स्थितियां आज की वैसी हैं। पीएमसीएच अगर आज आप चले जाएं तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही तस्वीर आपको अभी मिलेगी। चाहे मंत्री जी 100 बार दौरा कर लें, चाहे वो कभी ना जाएं। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की जो नीतियां हैं और नीयत है सरकारी अस्पतालों को ठीक करने का, वो दुरुस्त नहीं है। और जब तक आप संकल्प से मजबूत नहीं होंगे, तब तक लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, पढ़ाई की, दवाई की, वो आप पूरा नहीं कर सकते। राजस्थान का एक जिला है राजसमंद। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुफ्त दवा देकर गरीब और कमजोर तबके की मदद का ऐलान करते हैं, दावा करते हैं। लेकिन अस्पताल में जो जिम्मेदार लोग हैं, वो मुख्यमंत्री की कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। इसका अंदाजा हमें राजसमंद में हुआ। सरकार की जो मुफ्त दवा वाली योजना है, हमने देखा कि वो ठीक ठाक चल रही है, दुरुस्त है, लेकिन स्टाफ की कमी है, जिसके चलते लोग परेशान दिख रहे हैं। को लेकर हम राजसमंद के आरके चिकित्सालय में आए हैं। यहाँ पर हम जानेंगे लोगों से किस तरह की समस्याएं यहाँ पर इनको फेस करनी पड़ती है और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं जिससे आरके चिकित्सालय वंचित रह रहा है। हम यहाँ पर आम लोगों से बात करेंगे किस तरह की फैसिलिटीज़ है। क्या अब अभी हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना चालू है, तो जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उससे आप खुश हैं? यह क्या है कि हमारे को एक तो खड़ा रहना पड़ता है लाइनों में, एक दो घंटे तक नंबर आते हैं, और जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। और हमारे को ऐसी सुविधा जो अशोक गहलोत ने जो सुविधा दे रखी है वो पूरी हमारे को मिलती नहीं है जी, नहीं मिल रही। हाँ, उससे हम असंतुष्ट हैं जी। तो क्या क्या व्यवस्था में चेंज किया जाना चाहिए? मतलब हर चीज़ का इलाज, अगर अशोक गहलोत 25 लाख का अगर अपने को इलाज फ्री में दे रहा है, तो वो हर चीज़ अपने को उपलब्ध होनी चाहिए जी। अभी आप क्या क्या बीमारी को या किसको लेके आए हैं? हमारे 2 पेशेंट को हम लेके आए। उसमें एक तो थायराइड वाले को लेके आए हैं। थायराइड की जांच यहाँ नहीं होती है? नहीं होती है जी। और एक हम लाए पाइल्स वाले को जी। तो दोनों की हमारे को यहाँ कोई सुविधा है नहीं है। ये हमारा बहुत भारी प्रॉब्लम है, हमारी जनता को बहुत ही भारी प्रॉब्लम है, हम दुखी है। क्या जी बरोबर। क्या परेशानी है? आप परेशानी है कि लाइन में लगने के बाद में भी अबे 2-3 बजे की अबे मैंने रिपोर्ट दी तो वो रिपोर्ट देखेंगे भी नहीं। इसके बाद में हमारे को वापस कल सुबह आने आया है, रात का या 9 बजे आया, यहाँ की पड़े अबे सुबह हुआ तो वे काम अधूरा रहेगा, तो हमारे को परेशानी है नहीं। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चंगुल में पिसता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है, वो चूसते रहते हैं। और सरकारी अस्पताल जहाँ गरीब आदमी जाता है वह इंतज़ाम नहीं है, वो परेशान रहता है, मुंह ताकता रहता है। मैं आपको मध्य प्रदेश लेके चलता था। मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर,
हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा चमचमाता शहर है, नंबर 1 टाउन। कुछ चीजें बेहतर इस देश में हैं तो उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। इंदौर हम इसलिए गए कि अगर शहर बहुत चमचमाता हुआ है, वहाँ के लोगों के बीच एक संस्कार है कि मुझे मेरे शहर को साफ रखना है, और साफ सफाई को लेकर के सबसे सजग अगर शहर है तो वहाँ के अस्पतालों का हाल क्या है। सरकारी अस्पताल समूचे मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वो इंदौर में है, और उस जगह पर लगभग 4000 से ज़्यादा मरीज रोज़ इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। अगर इंदौर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद को मैं जोड़ दूं तो यह संख्या 7 से 8 हज़ार रोज़ की बनती है जो आते हैं इलाज करवाने के लिए। हमारी टीम शहर के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में पहुंची, क्योंकि बड़े में इंतज़ाम हो सकता है कि बड़ा हो, छोटे में चल के देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ नहीं, इस सरकारी अस्पताल की तरफ आते हैं, आना पसंद करते हैं। कारण यहाँ के डॉक्टरों का रवैया, लोगों के साथ उनका मेलजोल, व्यवहार बर्ताव उनका पसंद आता है। मगर ऐसा नहीं कि यहाँ सब अच्छा है। समय समय पर अस्पताल में लापरवाही की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन हमने जो यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद और अपना कैमरा घुमाने के बाद महसूस किया वो आपको दिखाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी इंदौर है। इंदौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल MY हॉस्पिटल प्रदेश में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लिहाजा यहाँ मरीजों की गिनती हज़ारों की संख्या में जाती है। इस वक्त मैं लाल अस्पताल में मौजूद हूँ, लेकिन इंदौर की अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इंदौर का फोकस जहाँ स्वच्छता पर है तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा फोकस स्वास्थ्य पर है। सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण जरिया से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इंदौर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थितियाँ कैसी हैं। सर, स्वच्छता में नंबर 1, स्वास्थ्य पे पूरा फोकस। शहर में अगर हम अस्पतालों की बात करते हैं, व्यवस्थाएं किस तरह की? देखिए, प्रशासन और शासन का मुख्य जो पूरा उद्देश्य है वो यही है कि स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दिया जाए, और पूरा ध्यान दिया भी जा रहा है। संजीवनी क्लिनिक हो, चाहे UPSC हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या अर्बन स्वास्थ्य केंद्र हो, हर स्थिति में स्वास्थ्य पे सुधार की दरकार की जा रही है। और HCA जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनके माध्यम से इनमें काफ़ी सुधार किया गया है, और प्रत्येक केंद्रों पर वर्तमान में हमारे चिकित्सक जो उपलब्ध हैं और वरिष्ठ चिकित्सक जो स्पेशलिस्ट कहलाते हैं वो जहाँ जहाँ नहीं थे उन्हें कुछ घंटों के लिए बारी बारी से बुलाया भी जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डॉक्टरों की कमी काफ़ी हद तक कमी करती रही। सर, हम हॉस्पिटल का मुआयना भी करते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा हम चलते चलते भी बात कर लें। डॉक्टर जड़िया, एक चीज़ और मैं समझना चाहता था कि एज फार एज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन इंदौर आर कंसर्न, सरकारी अस्पताल में कहा जाता है कि इस तरह की सुविधाएँ नहीं मिलती है। नहीं, मैं इससे पूर्ण सहमत नहीं कहूँगा, क्योंकि पूर्व की स्थिति यदि देखूँ, मैं इंदौर का ही पढ़ा हुआ हूँ, 85 बैच में मेरा एडमिशन हुआ था, तब के और आज के अगर देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंदौर टेम्पो से मेट्रो की स्थिति में आ गया है, वही स्थिति आज हमारी मेडिकल लाइन में भी हुई है। पहले सिर्फ MY और 1 या 2 चौथराम जैसे अस्पताल हुआ करते थे, आज इलाज बराबर मिलता है? बराबर मिलता है। डॉक्टर लोग सब डॉक्टर होती है? हाँ, ध्यान से, और 2 मिनट में काम अपना हो जाता है। नंबर भी हाँ हो जाता है। नंबर लगाने की बहुत लंबी लाइन? नहीं, अभी नहीं, नंबर नहीं लग रही है अभी। नंबर नहीं लगा? हाँ, बस अब फटाफट काम हो जाता है। हाँ, अच्छा हो। प्राइवेट में जाते हो, सरकारी में आते हो, अभी कैसा लगता है? सरकारी बेहतर है कि प्राइवेट? हमको सरकारी बेहतर है। आपको सरकारी बेहतर लगता है? हाँ। अम्मा जी, लोग तो कहते हैं कि सरकारी में काम ही नहीं होता। नहीं, अच्छा काम होता है सरकारी में, तो एक नंबर काम होता है। लोग बाग MY को भी डरते हैं, पर MY में भी एकदम बढ़िया काम होता है। संकट देश में स्वास्थ्य के प्रति जो नीतिगत कमजोरी है और सरकारी उदासीनता है उसका है। अगर आप आंकड़ों के जरिए से देखें तो असलियत और भयावह दिखती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी खर्च पिछले 1 दशक से GDP का 1.3% ही है टिका हुआ है, यानी कि 100 रुपए में से 1.25 रुपए
हेल्थ के ऊपर खर्च होते हैं 140 करोड़ के देश में। सेहत के मामले में भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे, नेपाल जैसे देश भारत से ज़्यादा खर्च करते हैं पर कैपिटा। पिछले 100 साल में देश की आबादी 7 गुना से अधिक बढ़ी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हमारी स्थिति जस की तस बनी रही है। कभी 2 कदम आगे तो 3 कदम पीछे। जन औषधि केंद्रों के मार्फत अधिक से अधिक लोगों तक सस्ती दवाइयां पहुंचाई जाएं, इसका बंदोबस्त सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से किया जरूर गया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च को आधार माना जाए तो भारत में स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले हर 1 रुपए में सिर्फ 24 पैसे ही सरकारी बजट से आते हैं। बाकी 76 पैसे आम आदमी की जेब से जाते हैं। मुक्त बाजार के पैरोकार देश जहां ओपन इकॉनमी है, वहां जो पब्लिक सेक्टर के हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके प्रति भारत जैसी लापरवाही किसी और मुल्क में आपको नहीं नजर आती है। अब आप विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर जाएंगे तो जो सार्वजनिक व्यय है, जो कुल खर्च होता है, वो टोटल GDP का 5 से लेकर के 10% तक है, और हमारे यहाँ कितना है? 1.25%। और जो लोग खर्च करते हैं अपनी तरफ से, वो 2 से लेकर के 2.5% का होता है। हिंदुस्तान में 5%। GDP का 1.25%, 1.3% आप सरकार की तरफ से लेते हैं और आप खुद अपनी जेब से 5%। ये स्थिति है, उलट है। चिंताजनक बात यह है कि निजी व्यय की 100% रकम खर्च करने वाले की जेब से जाती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि स्वास्थ्य पर जो हमारा अपना खर्च है, पूरा का पूरा बोझ बीमार या उसके परिवार को उठाना पड़ता है। इसलिए कई बार सामान्य बीमारियों में भी होने वाले खर्च के चलते परिवार आर्थिक तौर पर टूट जाता है। वो परिवार को कमजोर कर देती है एक बीमारी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा की जो उपेक्षा भारत में होती रही, उसका कई लेवल पर खराब असर पड़ा। जो सरकारी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां बच्चों की डिलीवरी की संख्या में हिंदुस्तान में कमी आई है। नर्सिंग होम में जाने वालों की संख्या बढ़ी है और बेतहाशा बढ़ी है। जो नियमित टीकाकरण होता है, उसकी दर में कमी आई है, कमी दर्ज हुई है। देश में लगभग 70,000 अस्पताल ऐसे थे जिनका सर्वे हुआ था, उनमें से 71% से ज्यादा जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में थी। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। एक आदमी की कमाई का 40% तक उसके इलाज पर खर्च हो रहा है हिंदुस्तान में। आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए गरीब परिवार का आदमी या परिवार खर्च कर सकता है, लेकिन ज्यादातर परिवार तो कभी योजना पहुंची नहीं, उसके बारे में उसको पता नहीं है। जो प्राथमिक उपचार के लिए डिक्लेयर्ड 1.5 लाख हेल्थ सेंटर और वेलनेस सेंटर्स हैं, बजट में आप देखते होंगे, उनका पूरा ढांचा अभी तक तैयार नहीं हो सका है। देश के अधिकांश जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो आयुष्मान योजना के जरिए जो रेट तय हैं, उन पर इलाज करने के लिए राजी नहीं होते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10% सीटें रिजर्व होती हैं गरीबों के लिए, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं, सहूलियतें, रियायतें दी जाती हैं, इसीलिए कि आप अपनी जो क्षमता है उसका 10% गरीबों के लिए रखेंगे। लेकिन कोई अस्पताल नहीं रखता है। प्रशासनिक हीला हवाली के चलते, साठ गांठ के चलते मरीजों को इसका फायदा नहीं मिलता है। स्थानीय CMO, एडमिनिस्ट्रेशन, DM, हॉस्पिटल, पुलिस, ये पूरा ऐसा जाल है, एक नेक्सस है जो आम आदमी का हक उसको लेने नहीं देता है। सेव द चिल्ड्रन एक संस्था है, आप जानते होंगे। उसका ताज़ा आंकड़ा कहता है कि दुनिया में नवजात शिशु जो बच्चे पैदा होते हैं, जो कुल मौत दुनिया में होती है, उसका 30% अकेले भारत में होती है। मतलब ये है कि गरीब परिवार अपने बच्चों के इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि जो पब्लिक सेक्टर का हेल्थ सिस्टम है, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, वो लगभग लचर है।
ध्वस्त है और इलाज के लिए पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर्स ने ऊंची ऊंची अटारियां, हॉस्पिटल्स खड़ा कर लिए, नर्सिंग होम खड़ा कर लिए। उन्हीं के बदौलत और उन्हीं के नाम देश के मरीजों को खुला छोड़ दिया गया है। एक बाजार खड़ा हो गया है हेल्थ का। ये सरकार की नीतियों की कमियां हैं। इस नीति के कारण देश में एक बेहद असमानता और दोहरी स्वास्थ्य व्यवस्था फलने फूलने लगी है कि सरकारी जो इंतजाम है वो ध्वस्त होता जा रहा है और जो प्राइवेट है वो लगातार खड़ा होता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट मैं आपको देता हूं। ये रिपोर्ट कहती है कि एक आदमी अपनी कमाई का कितना, जैसा मैं पहले था, 40% तक इलाज पे खर्च कर रहा है। आयुष्मान योजना के तहत जिन लोगों का इलाज हो रहा है वो एक कम आबादी है। बहुत बड़ी आबादी अभी उसका फायदा नहीं उठा पा रही है। इसलिए भारत के भीतर सरकारी अस्पतालों का बहुत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो नांदेड़, संभाजीनगर, नागपुर, इस तरह के शहर जो अस्पताल को मरघट में तब्दील करते जा रहे हैं, अस्पतालों के भीतर से लाशें निकलती चली जा रही हैं, सारे के सारे वैसे ही हो जाएंगे या हो चुके हैं। अरसद के जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके सवाल को उठाएं, आपके सरोकार को उठाएं और आपकी खातिर लड़ें। और आपका कोई सवाल जो आपका सरोकार बनता है, आपको लगता है कि ये समस्या है, ये संकट है, ये सवाल है, ये आपकी मुश्किल है, तो आप इंडिया न्यूज़ से संपर्क ज़रूर कीजिए, हमें ज़रूर लिखिए। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। अरसद में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। तो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।